हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल देव आपका स्वागत कर रहा हूं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पीआईबी एनालिसिस करते हैं और पीआईबी का डेली का सेशन हम लोगों का रहता है मॉर्निंग में 8 बजे। किन्हीं कारणों से सेशन लेट हो रहा है, किन्हीं कारणों से जो है चीज़ें अव्यवस्थित हो रही हैं। इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहूँगा। लगातार लोगों के मैसेजेस और लगातार लोगों का क्वेरीज आ रही है। इन चीज़ों के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जल्दी ही ये समस्या सॉल्व कर ली जाएगी और आपको अपने नियमित समय पे पीआईबी एनालिसिस मिलने की शुरुआत होने वाली है। एक दो दिन और आप लोग वेट कर लीजिए। चलते हैं अपने सेशन में, चलते हैं। क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएससी इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग जानते हैं कि भारत का सर्वाधिक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है और इस इंटरेक्शन में वह आपको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने लक्ष्य के प्रति। आपका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के प्रति प्रिपरेशन का जो मोड है वो यूपीएससी, वो अनअकैडमी करती है। क्या मिलता है आपको अनअकैडमी ज्वाइन करने पे? आपको मिलेगा क्या? डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेगा, लाइव टेस्ट क्विजेस मिलेंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। ये सारी सुविधाएं आपको आपकी सीमा में जाकर, मतलब 24/7 आप जहां उपलब्ध हैं, जहां जिस स्थिति में है वहां पर पहुंचाने का काम अनअकैडमी करता है। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करूंगा कि आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें और लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं। मुकुल देव मेरा कोड है और उस कोड को यूज करके आप यूपीएससी सीएससी टारगेट की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा जो है 2013 से है। ज्योग्राफी, इकोलॉजी, करंट अफेयर्स मेरा अपना एक्सपर्टीज़ है। इंटरकनेक्टिविटी ऑफ टॉपिक्स पे पढ़ाने का मेरा उद्देश्य है। पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद मेरा है। अगर आप देखेंगे तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप मुझे इस पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मुझे अनअकैडमी ऐप पे ढूंढेंगे तो stpc.unacademy.com आप यहाँ पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरी चीज़ों को देख सकते हैं। प्रिपेयर विद टॉप 100 एजुकेटर्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अनअकैडमी जो है वो एक एंट्री पास है। अगर आप एंट्री पास लेते हैं तो आप इस एंट्री पास के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब इतने बड़े लेवल पे आपको टीचर्स का एक पूल मिलेगा। और वो पूल क्या है? एक्सपर्टीज टीचर्स का पूल है जो आपको उस विषय में, जिस विषय की आपको खोज है उसमें आपको एक्सपर्टीज देगा। उसमें नंबर ऑफ टीचर्स हैं, जैसे सुदर्शन गुर्जर साहब हैं, मुदित गुप्ता साहब हैं, रोमन सैनी साहब हैं, दीपांशु सिंह साहब हैं, आशीष मलिक साहब हैं, मृणाल पटेल साहब हैं। बेहतरीन टीचर्स की पूल है जो आपके साथ दिन रात आपके साथ मेहनत करेगी। कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस है, मतलब आप देखिए यूपीएससी का कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस है और इस कोर्सेज पे अगर आप देखें, अपने सिलेबस को देखें, तो आप पाएंगे कि हर महीने पॉलिटी पे, ज्योग्राफी पे, साइंस पे, एनसीईआरटी पे, तमाम चीज़ों पे क्या है, आपको चीज़ें इजीली अवेलेबल होंगी और आप अपनी तैयारी को वहाँ से धार दे सकते हैं। अगर मैं प्लस और आइकोनिक कोर्सेज की बात करूं, जैसा कि दो कोर्स है, प्लस है और एक आइकोनिक कोर्सेज है, तो इन कोर्सेज की अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आप ये पाएंगे कि एक महीने का 9,000 है, 3 महीने का 22,500 रुपये है, 6 महीने का 40,500 रुपये है। और मेरा कोड अगर आप यूज़ करते हैं, मेरा कोड है मुकुल देव, मेरा नाम ही मेरा कोड है। इसको यूज़ करके आपको 49,500 रुपीज़ आपको ईजिली यहाँ पर अगर फीस है, जो कि आपको 44,550 रुपये आपको ऑफ मिल जाएगा मेरा कोड यूज़ करने के बाद, आफ्टर 10% डिस्काउंट। वहीं 72,000 में 64,800 रुपये और 90,000 में 81,000 रुपये आपको देने होंगे। मैं उन लोगों से आशा और उम्मीद करता हूं जिनको 2022 देना होगा, 2023 देना होगा, ऐसे लोगों के लिए जो कोर्सेज हैं वो 24 और 36 महीने के कोर्सेज में चाहूंगा कि वो लोग लें और मेरा कोड यूज़ करके आप अपनी बेनिफिट को बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ें मैं और आपको बता दूं कि देखिए, एक 3 महीने का आप ट्राई करने के लिए आप जा सकते हैं, 1 या 3 महीना। लेकिन यूपीएससी का जो कोर्स है वो मिनिमम, अगर तैयारी मिनिमम देखा जाए, जो टॉपर्स की अपनी तैयारी को देखा जाए, तो मिनिमम 1 से 1.5 साल के आसपास का ये कोर्स है, डिफाइंड कोर्स है, जिसको इतना लंबा समय लगता ही, और आधा का मतलब 6 महीने के आसपास रिवीजन का। तो अगर हम इस कोर्सेज को देखें तो 2 ईयर का कोर्स का पैकेज है। तो ऐसे में जो मुफीद हैं वो 12 महीने से शुरू होता है, लेकिन 24 महीने पे मैं ज़्यादा बल दूंगा आपको कि 24 महीने का आप कोर्स यूज़ कर सकते हैं और 64,800 रुपये आप मेरा कोड यूज़ करके कर सकते हैं। क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट सीरीज हैं, प्रैक्टिस बहुत सेशन है, स्ट्रक्चर शेड्यूल, ये सारी चीज़ें आपके आप तक पहुंचेंगी। आइकोनिक कोर्सेज को अगर हम डिवाइड करते हैं तो आइकोनिक कोर्सेज ज़बरदस्त है। सबसे फेवरेट चीज़ जो आइकोनिक कोर्सेज में है वो पर्सनल कोच है, मेंटरशिप है। ये मुझे बड़ा अपीलिंग लगता है, क्योंकि बिना मेंटरशिप के दुनिया आगे नहीं बढ़ती। या किसी भी लाइफ में किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखेंगे तो उसमें आपको मेंटरशिप का योगदान दिखेगा।
लाइफ कभी ऐसे फ्लैट नहीं चलती, उसका ऐसे चलने का एक ढंग है। तो जब आप यहाँ इस स्टेज पे कभी हो तो आपको मेंटरशिप की ज़रूरत पड़ेगी, और ये आपको जो मेंटरशिप प्रोवाइड करता है वो आइकॉनिक कोर्सेज प्रोवाइड करता है। अगर आप थोड़ा सा इस पे और ध्यान देने की कोशिश करें कि और क्या क्या मिलता है, तो स्टडी प्लानर है, पर्सनलाइज फीडबैक है। फीडबैक इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप कितना आपने विकास किया, जो आपका डेवलपमेंट रेशियो है वो कितना है, कितने करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों पे भी आपको जो है कोई ना कोई आपको चीज़ें करेगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। आप 12 महीने की फीस को देखें तो 69,500 है, और वहीं पे आपको 62,550 रुपये आपको देने होंगे। तो ये एक बड़ा एस्पेक्ट है। 24 महीने पे 1,07,000 रुपये है और 96,300 रुपये आपको देने होंगे। 36 महीने पे 1,41,000 है और 1,26,900 रुपये देने होंगे। मैं फिर आपसे उम्मीद करता हूं कि जिनको 2022 देना है, 2023 देना है, वो इस कोर्सेज पे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा कोड है मुकुलदेव, मेरा कोड है, मेरा कोड मैं बार बार लिखता हूँ। आप इस कोड को जुड़ के आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हम लेना चाहते हैं, हम लेंगे, हम एडमिशन ले रहे हैं, ले चुके हैं आपके कोड पे। तो इन सारी चीज़ों की आप लोग मुझे जानकारी दे सकते हैं, मुझ तक पहुंच सकते हैं। ऑप्शनल पे अगर सब्सक्रिप्शन पे देखा जाए तो मैं आपको ये भी कहता हूं कि आप ऑफलाइन से कंपेयर कर लीजिए या फिर ऑनलाइन की अन्य क्लासेस से कंपेयर करेंगे तो आप ये पाएंगे कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में जो है वो अनअकैडमी बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? क्योंकि 12 महीने की फीस अगर आप देखिए 27,500 रुपये और 24,750 रुपये आपको देने होंगे, तो ये आपको यहाँ पे सेविंग मिल जाएगी। वहीं पे जो है 24 महीने का 40,000 रुपये और 36,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। तो अगर आप एवरेज देखने की कोशिश करें तो 2,000 रुपये एवरेज भी नहीं आ रहा है, 12×2 = 24। तो यहाँ पे 2,000 रुपये के आसपास में आप जो है, अगर आप एवरेज देखना चाहते हैं तो आप 12 महीने की फीस जमा कर सकते हैं। फिर से आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, मुकुलदेव मेरा कोड है। और अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी CST ऑप्शनल्स में आपको लगातार लंबी लिस्ट मिलेगी। लिटरेचर के सारे सब्जेक्ट हैं, लिटरेचर के सारे सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, आपको जो है लॉ मिल जाएगा, जो है वो कॉमर्स के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे बॉटनी है, जूलॉजी है, तो इस तरह से सब्जेक्ट्स का एक जितना भी मतलब लिस्ट है वो लिस्टिंग आपको आसानी से मिल जाएगी। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ आज के दिन पे ही। मोस्ट कॉम्पिटिटिव गेमिफाइड यूपीएससी CSC बैटल इज हेयर। शुरू हो चुका है ये बैटल और लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये फिर अगले सैटरडे को भी संभव होगा, ये वहाँ पे होगा। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इस बैटल को ज्वाइन करने में 45 मिनट्स का है, 60 क्वेश्चंस होंगे, और यहाँ पर आपको जो है आंसर मिलेगा और इस आंसर्स का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, और इससे आप अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। और यही नहीं, जो लोग जीतेंगे उनको मैकबुक का एयरपैड मिलेगा, एप्पल का आईपैड मिलेगा सेकंड प्राइस पे, थर्ड पे एप्पल एयरपॉड्स मिलेंगे, और 1,000 के अमेजन वाउचर्स भी तमाम हैं। तो इन चीज़ों को आप कर सकते हैं। जिन लोगों को मुझसे जुड़ना है वहाँ पे ऐप पे जुड़ना है, वो लोग ये फॉलो कर सकते हैं। ये मैं आपको लिंक दे रहा हूँ कि इस लिंक के माध्यम से आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। मेरा कोड यूज़ कर लीजिएगा आप, मेरा कोड है मुकुलदेव। इस कोड को यूज़ करके वहाँ तक पहुँच सकते हैं। दिनेश सिंह, टीचर्स इन यूपीएससी CSC GS। और यहाँ पर इस कोड को यूज़ करके यहाँ पे सोशियोलॉजी की क्लासेस, सोसाइटी की क्लासेस जो है वो चल रही हैं। और सोसाइटी में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो कम्युनलिज्म पे है। तो आप वहाँ पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, चीज़ों पे फ्री लाइव क्लासेस में आप ज्वाइन। चलते हैं आज की खबर को लेते हैं। जो खबर है वो कहीं न कहीं 4th साउथ एशियन फोरम ऑन SDG पे बातचीत चल रही है। तो थोड़ा सा हम लोग उन चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर ये मामला है। तो देखिए, अगर हम लोग न्यूज़ को लें और न्यूज़ को सिंप्लीफाई करें कि न्यूज़ में क्या मामला है, तो जो न्यूज़ है वो कहीं न कहीं जो दक्षिण एशियाई फोरम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अवसर पर दक्षिण एशिया का एक संस्थान है जिसको यूनिसेफ कहा गया है साउथ एशिया में, वो यहाँ पर एक जो है कहीं न कहीं वर्चुअल वार्तालाप उसने आयोजित किया हुआ है। वर्चुअली उन सारे देशों का एक मीट किया, और जिसमें कहीं न कहीं जो अवसर हैं या जो संभावनाएं हैं या जो समस्याएं हैं उन पर एक बातचीत हो रही है। कौन है इसको आयोजित करने वाला? तो यूनिसेफ है। तो यहाँ पर थोड़ा सा लोगों के लिए पढ़ने का जो विषय है, एक तो यूनिसेफ है, और SDG गोल्स पे मैंने बहुत सारी बातें कर रखी हैं, फिर भी थोड़ा सा SDG पे मैं बात करूंगा। तो ये कुल मिलाकर है कि दक्षिण एशियाई का फोरम फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेके कहीं ना कहीं यूनाइटेड नेशन जो है, यूनाइटेड नेशन की एक संस्थान है, जिस संस्थान में यूनाइटेड नेशन का एक संस्थान है जिस पे ये बातचीत चल रही है। वर्चुअली इसको ऑर्गेनाइज किया गया, और इस पे कहीं ना कहीं स्पेशल डायलॉग जो है विशेषकर फोकस किया गया है कि डिजास्टर और क्लाइमेट चेंज जो है, जो इस एरियाज में हो रहा है, उसको लेकर वहाँ पर बातचीत की जा रही है।
अब ज़रा हम लोग चलते हैं तो पहले थोड़ा सा एसडीजी को ही देख लेते हैं। तो एसडीजी का सेट 17 गोल है, जो उसमें 17 गोल हैं उनमें गोल आपको बहुत ज़रूरी है याद रहना चाहिए कि वो गोल्स क्या हैं, क्योंकि याद रखिएगा आप अपनी तैयारी में अगर गोल्स को आप बेहतर कर सकते हैं, गोल्स के बारे में जानकारी है और आपको ये जानकारी है कि भारत सरकार जैसे नो पावर्टी, तो ये नो पावर्टी एसडीजी का गोल है और इसमें जो है नो पावर्टी को कम करने के लिए, मतलब गरीबी को कम करने के लिए भारत सरकार का एफर्ट क्या है। तो कम से कम आपको ये चीज़ें क्या है कि आपको अंदाज़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन की लिस्टिंग होती है और मेंस में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैं आपके लिए बस खाली एक मतलब ओरेट करना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ आपको कि पहला है नो पावर्टी, दूसरा है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ और वेलबींग पे बातचीत की गई है, चौथा क्वालिटी एजुकेशन पे है, पांचवा जेंडर इक्वालिटी पे है, छठवां क्लीन वाटर और सैनिटेशन पे है, सातवां देखिए तो एफोर्डेबल और क्लीन एनर्जी पे है, आठवां देखिए तो इकोनॉमिक ग्रोथ पे है, इंडस्ट्री पे है, नौवां थर्ड देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो असमानताएं हैं उनको कम करने की बात की गई है, 11वें को देखा जाए तो कहीं न कहीं ऐसे शहरों की स्थापना की जाने की बात की गई है जो कि कहीं न कहीं सतत विकास करें, सस्टेनेबल हों। फिर उसके बाद 12वें पे जो कंजप्शन और प्रोडक्शन है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाने की बातचीत की जा रही है। ऐसा नहीं कि मतलब कंजप्शन ज़्यादा हो और जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंजप्शन की ना हो, मतलब कि वो ऐसा करें किसी भी चीज़ का इतना उपयोग कर लें कि पता चला कि वो चीज़ें ही खत्म हो जाए, तो उस पर बातचीत की जा रही है। क्लाइमेट एक्शन पे बात की जा रही है। लाइफ बिलो वाटर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं कि जल के अंदर के जीवन पर भी इसमें सम्मिलित किया गया है। जल जीवन जो है लैंड पे और जल के भीतर भी दोनों बातें की जा रही हैं। पीस, जस्टिस और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात की जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं विश्व जो है वो विश्व में बहुत सारी प्रॉब्लम है और इंस्टीट्यूशंस लगातार खतरे में जा रही हैं, जो वैश्विक संस्थाएं हैं उस पर बात की जाएगी। पार्टनरशिप, बिना पार्टनरशिप के दुनिया में कोई भी गोल अचीव नहीं किया जा सकता। आप नो पावर्टी अगर उसका लक्ष्य है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, तो अगर किसी देश में पावर्टी बनी रहती है और दूसरे देश बहुत हालांकि बहुत समृद्धता रहे, तो कहीं वो नो पावर्टी का उसका कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता। तो ऐसे में अगर पार्टनरशिप होगी और गोल्स के प्रति होगी तो वो कहीं ना कहीं हम मिल के साझा तरीके से शामिल करके उन चीज़ों को खत्म कर सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर मामला है। 17 गोल मैंने आपके लिए पढ़ लिया और अगर आप 17 गोल को थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे कि 17 गोल, तो 17 गोल जो है वो संपूर्ण विकास, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट पे जो है वो फोकस्ड है और जो देश इस पे काम कर सकता है या कर रहा है तो वो अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इन सभी चीज़ों को वो जो है वो बढ़ा सकता है। तो ये तो थोड़ा सा बात हुई। हम लोग चलते हैं जो जो ये हाई लेवल की वर्चुअल मीटिंग हुई है, इस हाई लेवल की वर्चुअल मीटिंग में क्या क्या बातचीत हुई है। तो इस बातचीत में जो सबसे बड़ी, चूंकि वहाँ पे जो वो मीटिंग का उद्देश्य ही था वो आपदा के ऊपर था, डिजास्टर के ऊपर था। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक अप्रोच की बातचीत की गई है कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच बनाया जाए डिजास्टर के लिए और ऐसे मतलब ऐसा जो है प्रणालीगत दृष्टिकोण या प्रबंधन किया जाए कि आपदाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं कम हो और इस आपदा के साथ साथ जो सार्वजनिक स्वास्थ्य का जोखिम बन रहा है, रिस्क मैनेजमेंट जो पब्लिक हेल्थ पे बन रहा है, उनको भी कम किया जा सके। क्योंकि आपदाएं जो हैं, आपदा अगर आके चली गई, मान लीजिए बाढ़ एक आपदा है या साइक्लोन एक आपदा है, तो जब वो आके चली जाती है तो उसके आके जाने के बाद भी वाटर लॉगिंग एरियाज में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, बहुत सारे जीव जंतु मर जाते हैं, तो उनसे कीड़े मकोड़े या उनसे भी बहुत सारी चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। तो उस विषय पे बात की गई है कि हम कहीं न कहीं एक स्वस्थ जो है दृष्टिकोण रखें डिजास्टर के ऊपर और कहीं न कहीं जो पब्लिक हेल्थ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हम लोग जो है वो कम कर सकें। तो इस पे बातचीत यहाँ पर की गई है। भविष्य में जो भी आपदाएं आने वाली हैं या जो आ चुकी हैं, तो आने वाली जो आ चुकी हैं उनसे क्या हो कि उनका जो एक्सपीरियंस हो वो शेयर हो और आने वाली आपदाओं या खतरों के लिए कुछ प्रणालियों को तैयार किया जाए ताकि जो है ये पूरा का पूरा जो देश है या विश्व है वो सुरक्षित जो है उसमें जा सके। तो ये कल कुल मिला के कल बातचीत की गई है। इस बातचीत में थोड़ा सा हम लोग जो है वो देखने का प्रयास करते हैं, यूनिसेफ को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, संस्थान को देखने का प्रयास करते हैं। तो इस संस्थान के बारे में देखिए मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देना चाहता हूँ। 1947 में ये संस्थान जो है, 1947 में एक संस्थान का गठन हुआ था जिसका नाम था यूएन इकोनॉमिक, मैं आपके लिए लिख देता हूँ, यूएन इकोनॉमिक कमीशन, यूएन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया, फॉर एशिया एंड द फार ईस्ट, फॉर एशिया एंड द
फार ईस्ट, इस नाम से एक संस्थान का गठन होता है 1947 में। लेकिन 1947 के बाद थोड़ा सा परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं और 1974 जाते जाते जो है 74 जाते जाते इस कमीशन को बदला जाता है और इसका नाम दिया जाता है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक। एशिया और पैसिफिक के क्षेत्रों को इसमें शामिल किया जाता है और ये नाम 1974 में दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा बदलाव देखा जाता है। इसको पहले जो कमीशन फॉर एशिया था वो कहीं ना कहीं बड़ा क्षेत्र बनता है और उसमें एशिया और पैसिफिक के सारे लगभग लगभग देशों को शामिल कर लिया जाता है। अब ये जो कमीशन है जो फॉर्म होता है उसका मैं आपके शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, यूनिसेफ कहा गया है। ये एक हाथ है, ये मतलब आर्म है जिसको कहा जाता है। ये किसका संगठन है? तो यूनाइटेड नेशन का क्या है, एक संगठन है। और ये करना क्या चाहता है? तो ये करना क्या चाहता है? रीजनल डेवलपमेंट करना चाहता है, क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना चाहता है। इसका पूरा का जो काम है वो इस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? तो एशिया के क्षेत्र में और पैसिफिक क्षेत्र में क्या करना है? जो पैसिफिक क्षेत्र है, एशिया और पैसिफिक क्षेत्र, इन दोनों क्षेत्रों में वो डेवलपमेंट करना चाहता है। तो ये चूंकि एशिया और पैसिफिक क्या है, अपने आप में एक रीजन है, एक क्षेत्र है जिस क्षेत्र में वो डेवलपमेंट करना चाहता है। तो इसका जो मेन मोटो है वो है रीजनल डेवलपमेंट करना। और इस रीजनल डेवलपमेंट को लेके कल जो है वो बैठक बातचीत हुई और उसमें आपदा और कहीं ना कहीं पब्लिक जो हेल्थ सिस्टम है जो आपदा के बाद प्रभावित होता है उस पर बातचीत की गई है। तो ये कुल मिलाकर है। इसके हेडक्वार्टर जो था, इसका हेडक्वार्टर जो है वो पहले जो है वो चाइना में था, लेकिन 1947 में जब बना तो ये चाइना में था, लेकिन इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया गया। और जो हेडक्वार्टर है अभी जो है वो बैंकॉक जो है, थाईलैंड के बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर जो है वो बनाया गया। बैंकॉक में इसका हेडक्वार्टर है। तो ये तो उसकी वो बातें हो गई जो मतलब कुल मिलाकर ये हमको देखना है। अब हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि ये किन क्षेत्रों में काम करता है, एरियाज जहां पे ये वर्क कर रहा है, या एरियाज जहां पे ये, क्योंकि आपको ये क्लियर है कि रीजनल डेवलपमेंट करना है और रीजनल डेवलपमेंट में आपको एरियाज क्लियर होनी चाहिए कि किन किन क्षेत्रों में रीजनल डेवलपमेंट करने की बातचीत है या किन क्षेत्रों में ये फोकस करेगा। तो जिन क्षेत्रों में फोकस करेगा मैं एक एक करके उनके बारे में आपको बताता हूं। जैसे ऊर्जा के क्षेत्र में करेगा, एनर्जी के क्षेत्र में करेगा। दूसरा अगर देखा जाए तो सामाजिक विकास पे इसका बल है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है एशिया या प्रशांत का क्षेत्र है, सामाजिक विकास के पैमाने पर कहीं ना कहीं पीछे हैं, तो सामाजिक विकास की बातचीत की गई है। थर्ड अगर देखा जाए तो व्यापार पे बातचीत की गई है, व्यापार पे या ट्रेड पे बातचीत की जा रही है, इन्वेस्टमेंट पे बातचीत की जा रही है, निवेश पे बातचीत की जा रही है, इन्वेस्टमेंट पे कहा गया कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। और इन व्यापार और निवेश को जो बढ़ाना है वो उस पर बात की गई कि भाई व्यापार और निवेश को बढ़ाने के लिए इनोवेशन पे बहुत ज़रूरत है, कहीं ना कहीं नवाचार करिए। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेड को आप बढ़ा रहे हैं या इन्वेस्टमेंट आप किसी परंपरागत चीज़ों में कर रहे हैं, इनोवेशन के साथ इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। तो एरियाज में पहला एरियाज पे हमने ऊर्जा पे बात की, दूसरी एरियाज पे हम लोगों ने सामाजिक विकास पे बात की, तीसरी एरियाज में हम चले हैं तो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इनोवेशंस पे बात की गई। अगर हम चौथे पे चलते हैं, फोर्थ पे चलते हैं, तो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पे बातचीत है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के मामले के अंतर्गत जो कल बैठक हुई है उसमें एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे बातचीत की गई है कि जो आपका पर्यावरण है और उस पर्यावरण के समतुल्य जो है आपका विकास होना चाहिए, उससे बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, तो फोर्थ एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट पे बातचीत की गई है। फिफ्थ जो बातचीत की गई, फिफ्थ जो इसका स्कोप एरिया है जहां पर ये संस्थान काम करना चाहता है, काम करता है, वो इंफॉर्मेशन पे काम करता है, सूचना पे काम करता है। किसकी सूचना देनी है? तो सूचना जो है वो कहीं न कहीं इंफॉर्मेशन किसकी देनी है, सूचना देनी है या संचार साधन डेवलप करना है। संचार साधन का मतलब है कि उन सूचनाओं को संचार के माध्यम से उन देशों के बीच में पहुंचाना है जो एशिया और पैसिफिक के हैं। किस मामले को लेकर? तो जो सबसे बड़ा मामला है वो है डिजास्टर को लेकर। डिजास्टर का मतलब है कि जो समस्याएं हैं, जो आपदा है, उसको लेके कि अगर मान लीजिए एशिया के क्षेत्र में कोई डिजास्टर आने की, डिप्रेशन बनता है या कुछ है, तो उससे कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं, या पैसिफिक क्षेत्र में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन, सूचना, उसको संचार उन सभी राष्ट्रों तक पहुंचाना। तो ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन डिजास्टर है। एक अगर छठा पॉइंट इन लोगों का हम लोग देखना चाहते हैं तो एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बातचीत की जा रही है कि मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पे कहीं ना कहीं जो है बातचीत है।
सातवां अगर देखते हैं तो गरीबी निवारण, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो कहीं न कहीं पिछड़ा क्षेत्र है। एशिया के क्षेत्रों में शामिल अगर करते हैं तो गरीबी निवारण पे बातचीत की गई है। गरीबी निवारण का मतलब है कि पावर्टी रिडक्शन पे बातचीत की जा रही है। पावर्टी रिडक्शन पे बातचीत की जा रही है। तो ये है कुल मिलाकर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सब रीजनल एक्टिविटीज़ को सबसे ज़्यादा फोकस करने की बातचीत जो है वो है। अगर आज के बाद ये संस्थान आपके कभी मिलता है तो आपको ये संस्थान को देखते ही आपको दिमाग में आना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये संस्थान जो है वो रीजनल डेवलपमेंट इसका मोटो है। और उस क्षेत्र में एशिया और पैसिफिक के सभी देशों के बीच में कहीं ना कहीं ये रीजनल कनेक्टिविटी करना चाहता है, चाहे वो ऊर्जा को लेके हो, ऊर्जा की जरूरतों को लेके हो, या सामाजिक विकास को लेके हो, या व्यापार को लेके हो, निवेश को लेके हो, या फिर इन्वेस्टमेंट को लेके हो, इनोवेशन को लेके हो, डिजास्टर के सूचना और संचार के लिए बातें की जा रही हो, गरीबी निवारण के लिए हो। तो इन सारे विषयों पर आपका दिमाग आना चाहिए और ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशन का एक आर्म है जिसका मेन मोटो है रीजनल डेवलपमेंट करना। और किन क्षेत्रों में करना, इस पे हम लोगों ने कुल मिलाकर आपसे जो है वो बातें जो है वो कर दी हैं कि ये कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों पे फोकस है। अगर देखा जाए तो ये जो रीजनल कॉरपोरेशन है, ये जो मतलब क्षेत्रीय जो सहयोग की बात है, वह क्षेत्रीय सहयोग में एशिया के अगर क्षेत्रों में देखा जाए या पैसिफिक के क्षेत्रों में देखा जाए तो जो भी चुनौतियां हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को क्या करना है, उन चैलेंजेस को डिनोट करना है। मतलब एक तो पहले चैलेंजेस को समझना है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। इस संस्थान का कार्य क्या है? तो इस संस्थान का कार्य है कि जो भी रीजनल डेवलपमेंट में एशिया और पैसिफिक में चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को समझना पहले है, क्या क्या चुनौतियां हैं इन क्षेत्रों में, और उसको समझने के बाद क्या करना है, उसको सहयोग करना है कि कैसे ये जो है ये चीजें कैसे जो है ये खत्म हो। और इसके लिए कहीं ना कहीं इंटर कंट्री कॉपरेशन भी बढ़ाने की बातचीत चल रही है कि हम एक देश का दूसरे देश के साथ सहयोग स्थापित कर सकें। तो ये मैंने आपके लिए कुल मिलाकर बात कर दी कि यहाँ पर क्या है, व्यापक आर्थिक नीति और गरीबी में कमी, वित्त पोषण, इन क्षेत्रों में काम करना है। व्यापार, निवेश, परिवहन, पर्यावरण, सतत विकास, संचार प्रौद्योगिकी, आपदा जोखिम में कमी और सामाजिक विकास के क्षेत्रों में भी ये कार्य करता है। तो ये मैंने आपके लिए बता दिया। अगर आप देखें कि भारत द्वारा जो है जो यूनेस्को काम कर रहा है, तो भारत सरकार भी बहुत सारे काम इसकी दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। जैसे अगर आप देखें तो भारत सरकार का काम, अगर एक एक चीज पे देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पे जो भारत सरकार का काम है, तो कहीं ना कहीं भारत सरकार खुद ही सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है। ये भी बहुत बड़ी बात है। भारत सरकार को देखें तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट में भारत सरकार का काम है, तो भारत सरकार एनवायरनमेंट डेवलपमेंट में बहुत काम कर रही है। और कहीं ना कहीं यूनिसेफ का जो सबसे बड़ी समस्या है, ये यूनिसेफ ये चाहती है कि इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं जो आपका पर्यावरण है और वो कैसा हो, वो अच्छा हो। तो उसमें आप देखिए कि कहीं ना कहीं प्लास्टिक का उन्मूलन किया जा रहा है, वन कवर करने की बातचीत की जा रही है, वन विस्तार करने की बातचीत जा रही है। ऐसे बहुत सारे प्रयास हैं, इस पे बातचीत की जा रही है। अगर आप इस पे देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो समिट है, ये समिट इस तरह से, ये जो वर्चुअली समिट है, यह अनेक देशों के साथ एक बेहतरीन सहयोग बनाने की दिशा में एक कदम है। और यहाँ पर आपको यूनिसेफ इस तरह से आपको यूनिसेफ के बारे में जानकारी उठानी चाहिए कि यूनिसेफ कैसा संस्थान है। और यूनिसेफ के बारे में मैंने आपको ये सारी चीज़ें आपके लिए बता दी कि ये चीज़ें हैं। चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी जो खबर है वो कहीं ना कहीं फूड सिक्योरिटी को लेके है। कल की खबर, उस खबर को लेने के पहले हम लोग थोड़ा सा, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कल हुआ क्या, न्यूज़ में ये मामला क्यों है। तो हुआ क्या कि कल जो स्टेट फूड कमीशन है, एसएफसी जो है, जिसको स्टेट फूड कमीशन कहा जाता है, या उसको राज्य जो है वो राज्य खाद्य जो है आयोग कहा जाता है। तो कल एक मीटिंग की गई, एक रिव्यू मीटिंग है। रिव्यू मीटिंग का मतलब होता है कि जो भी चीज़ें हैं उनका जो कार्य हो रहा है उनको देखभाल करना या उनकी उनकी चीज़ों को मॉनिटर करना। तो उस पर एक रिव्यू मीटिंग रखी गई, किसके अंतर्गत में, तो चेयरमैनशिप जो है या जो अध्यक्षता की है वो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत इस मीटिंग को हेल्ड किया गया। और जिसमें राज्य के जो आयोग हैं, जो कमीशन है स्टेट फूड कमीशन, उन वो लोग उसमें शामिल हुए हैं। और एक समीक्षात्मक जो है वो बैठक हुई है। तो एक समीक्षात्मक बैठक हुई है, जिस बैठक की अध्यक्षता जो है वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक वितरण विभाग, जो डीएफडी है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हुई है। और जिसमें स्टेट फूड कमीशंस के लोग शामिल हुए और उन लोगों ने अपने अपने जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं उसको जो है उन्होंने शामिल किया है।
तो ये बात आप थोड़ा सा समझिएगा कि अपने एक्सपीरियंसेस को शामिल किया है। तो यहाँ पर देखिए पढ़ने का विषय है कि स्टेट फूड कमीशन है क्या, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो स्टेट फूड कमीशन है ये आया कहाँ से, इसकी व्यवस्था कहाँ से है। तो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में पास हुआ, उस एक्ट में जो बातचीत की गई उसमें ये कहा गया कि अगर राज्य चाहे तो वो कहीं ना कहीं राज्य खाद्य आयोग जो है वो क्या कर सकता है, बना सकता है। अगर आप राज्य खाद्य आयोग के बारे में देखें तो 2013 में 2013 में जो एक्ट पास हुआ, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पास हुआ। अभी मैं फूड सिक्योरिटी एक्ट पे थोड़ा सा एक आध लाइन की बातें आपको चर्चा कर दूंगा कि क्या है, लेकिन इसके पहले मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो राज्य खाद्य आयोग है, जो स्टेट फूड कमीशन है, मैं आपके लिए लिंक भी दे रहा हूं। देखिएगा थोड़ा सा अंग्रेजी का शब्द पकड़ने की कोशिश करिएगा। जो स्टेट फूड कमीशन है, ये जो कमीशन है, इस कमीशन का गठन जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान के तहत होता है। और इसमें कहीं ना कहीं प्रत्येक राज्य सरकार के पास ये अधिकार है कि वो अपने यहाँ पे जो नेशनल फूड कमीशन एक्ट 2013 को मॉनिटर मतलब अपने यहाँ लागू कर रही है, तो उसकी मॉनिटर और समीक्षा के उद्देश्य से आयोग का गठन कर सकती है। तो स्टेट फूड कमीशन का जो मतलब जो अधिकार आया राज्य के पास बनाने का, वो कहाँ से आया, तो वो अगर आपसे पूछे तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंतर्गत आया। और क्यों आया, तो इसलिए आया कि अगर उसको मॉनिटरिंग पर्पस देखना है कि मतलब आपको अगर राज्य ये चाहे कि जो उसके यहाँ पे मतलब कार्य हो रहा है उसको मॉनिटर करने के लिए कोई एक आयोग होना चाहिए, और अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो वो कर सकती है। और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकार के ऊपर ये छोड़ दिया गया कि आप कर सकते हैं। और ये निर्णय लिया गया कि यदि कोई राज्य जो है विशिष्ट आधार पर राज्य खाद्य आयोग का गठन करने का निर्णय लेता है, तो केंद्र सरकार उस राज्य खाद्य आयोग के लिए गैर भवन पर संपत्तियों का क्या कर सकती है, वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है। तो ये कुल मिलाकर यहाँ पर एक बड़ी बात जो है वो की गई है। एक सेकंड, वो वहां पर मतलब चीजें की गई हैं। एक सेकंड बस होल्ड करिएगा। हेलो, मैं यार क्लास ले रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में फोन करता हूँ। तो यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे बातचीत की गई है वो ये है कि जो नेशनल फूड कमीशन एक्ट 2013 है, उसको मॉनिटर, उसको इम्प्लीमेंटेशन, उसको उसकी देखरेख के लिए, उसके कार्यान्वयन के लिए, मतलब नीतियां कैसे कार्यान्वित हो रही हैं, उसके लिए राज्य चाहे तो वो कर सकती है। और उस राज्य में अगर राज्य खाद्य आयोग बनाना है तो केंद्र सरकार जो है वो उसके जो गैर भवन पर संपत्तियां हैं उसके लिए क्या करेंगी, फाइनेंशियल असिस्टेंस करेंगी। ये कुल मिलाकर वहां पर है। तो मैंने आपको क्लियर किया कि स्टेट फूड कमीशन आया कहाँ से, किस एक्ट के थ्रू आया, कौन इसको बनाएगा, और उसके लिए बनाने के लिए जो बिल्डिंग्स हैं या एसेट्स हैं उनके लिए भारत सरकार का पैसा कहाँ से आएगा। तो ये कुल मिलाकर मैंने आपके लिए बात कर दी है। थोड़ा सा अगर मैं इसको और स्टेट फूड कमीशन को बताना चाहूँ आप लोगों को, तो एक सेकंड बस होल्ड करिएगा। लग रहा है यहाँ पर पेज नहीं है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ। अगर आप स्टेट फूड कमीशन को देखें, स्टेट फूड जो कमीशन है निकला कहाँ से, तो नेशनल फूड कमीशन एक्ट 2013 से, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और जो स्टेट फूड कमीशन है इसका काम क्या है, तो एक ही काम आप याद रखिएगा, मॉनिटर करना है, देखरेख करना है। और फिर दूसरा काम करना है, क्या करना है, रिवाइव करना है। मतलब आप उन चीज़ों का रिवाइव कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं कि उसका कार्यान्वयन ठीक हुआ कि नहीं हुआ, यही बस कार्य है। तो इतने कार्य को आप याद रखिएगा। उसके बाद अगर आपको ये देखना है कि ये चेयरपर्सन होता है, एक चेयरपर्सन होता है और 5 मेंबर होते हैं, यही कुल मिलाकर इसका एक स्ट्रक्चर है। और ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से इसका गठन हुआ है। बिल्डिंग्स और एसेट्स बनाने के लिए केंद्र सरकार पैसा इसको देती है। बस इतनी सी बातों को आप अपने जहन में जो है रखिएगा। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की तरफ अगर हम चलते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की तरफ, तो आप ये बात समझने की कोशिश करिएगा कि भारत कहीं ना कहीं बढ़ती हुई आबादी का देश है। और इस आबादी में जो भारत सरकार का लक्ष्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो कहीं ना कहीं यह है कि हमको सभी को भोजन मुहैया कराना है, सभी को हमको फूडिंग करना है। तो सभी को हमको क्या देना है, पोषण युक्त भोजन देना है, पोषण युक्त देना है। और पोषण युक्त भोजन का क्या करना है, सब तक पहुंच सुनिश्चित करनी है, एक्सेसिबिलिटी देनी है, ये बात इंपॉर्टेंट है।
और जो ये पोषण है ये कैसा होगा, तो ये देखिएगा क्वालिटी भी इसमें होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब न्यूट्रिशियस होना चाहिए ये फूड। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, असल में पेज है नहीं तो यहाँ क्वालिटी न्यूट्रिशियस होगा। और न्यूट्रिशियस के साथ साथ क्वांटिटी मतलब भरपेट होगा, तो क्वांटिटी पे भी ध्यान देना है। और एफोर्डेबल होगा, ऐसा ना हो कि क्वांटिटी और क्वालिटी तो है मार्केट में लेकिन वो आम आदमी खरीद नहीं सकता है। एफोर्डेबल मतलब उसकी अपनी पहुंच में होगा। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का जो मेन मोटो है, सभी तक पोषण युक्त खाद्य पहुंचना। और वह पोषण युक्त है, उसमें क्वालिटी भी होगी, क्वांटिटी भी होगी और एफोर्डेबिलिटी भी होगी। ये तीन चीजें हैं। इनसे क्या होगा, इन तीनों चीजों को शामिल करने से क्या होगा, तो जो व्यक्ति का जीवन है, पर्सन का जो जीवन है, व्यक्ति का जो जीवन है, वो कैसा होगा, वो गरिमापूर्ण होगा। वह गरिमापूर्ण होगा मतलब जो है, जो लाइफ विथ डिग्निटी भारत सरकार चाहती है कि उसके जो नागरिक हों वो लाइफ विथ डिग्निटी पैदा करें। मतलब उनका जो जीवन हो वह जीने के लिए जीवन नहीं है, ऐसा नहीं, उनके जीवन में डिग्निटी जैसा शब्द जो है वो हो। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक है। मैंने आपको इसका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्यों आया उसका एक लाइन में अगर आपसे कभी कोई पूछे या कभी कोई जानना चाहे या कभी आप आंसर राइटिंग करें या फिर आप आंसर राइटिंग के क्रम में आप चीज़ों को बता रहे हो, तो आप इन बातों को रख सकते हैं, वहां पर बता सकते हैं सभी से कि हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो इस पे बातचीत कर रहे हैं। एक सेकंड बस होल्ड करिएगा, ठीक है, एक सेकंड बस होल्ड करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सिर्फ इतना है कि पोषण युक्त पहुंच सुनिश्चित करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। और इस पोषण युक्त पहुंच में, पोषण युक्त भोजन में क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब ज़्यादा, मतलब भरपेट होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए का मतलब न्यूट्रिशन होना चाहिए, और एफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, लोग उसको खरीद सकें। ऐसा ना हो कि पता चला 50 रुपए किलो गेहूँ है तो लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं। तो एफोर्डेबिलिटी, और इससे क्या होगा, इन तीनों से जो गरिमापूर्ण जीवन जीने का व्यक्ति का जो अधिकार है, उस अधिकारों की सुनिश्चितता भारत सरकार इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के द्वारा 2013 के द्वारा देना चाहती है। अब कहीं ना कहीं जिसके, अब मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूं कि इसमें गरीब व्यक्ति, महिलाओं और बच्चों की जरूरतें पूरा करने का है। इसमें कहीं ना कहीं शिकायत निवारण तंत्र की भी बातचीत की गई है। ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, इसमें जब 2013 में ये आया तो गरीबों के लिए 2 रुपए प्रति किलो गेहूं और 3 रुपए प्रति किलो चावल देने की व्यवस्थाएं की गई। और इस कानून के तहत ऐसी भी व्यवस्था की गई कि जो लाभार्थी हैं उनको हर हाल में ये मिले। ऐसा ना हो, देखिए एफोर्डेबिलिटी की बात हमने की, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो, एफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी, उन तक उनकी पहुंच हो, वह उसको खरीद सकें और उन तक उनकी पहुंच हो। इस तक भारत सरकार ने बहुत ज्यादा प्रयास किया। और खाद्यान्नों की आपूर्ति, तो इसीलिए स्टेट फूड कमीशन की बात हुई कि स्टेट फूड कमीशन होना चाहिए, क्योंकि वो मॉनिटर कर सके, वो रिव्यू कर सके कि चीजें पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं। तो खाद्यान्नों की जो आपूर्ति है वो न होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ते के भुगतान के रूप में भी इसमें बातचीत की गई कि हम यह जो है चीजें करें। तो ये यहाँ भारत सरकार का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि नेशनल जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो अपने आप में एक ऐसी योजना है जो बिना क्वेश्चन मार्क के है, नहीं। कुछ क्वेश्चन मार्क्स उसमें ज़रूर हैं, कुछ चुनौतियां ज़रूर हैं। और उन चुनौतियों को अगर देखने की कोशिश की जाए तो उन चुनौतियों में जो सबसे बड़ी चुनौती समझ में आई कि जो खाद्यान्नों तक लोगों की पहुंच, अभी भी जो एक्सेसिबिलिटी की बात भारत सरकार ने की थी वो एक्सेसिबिलिटी अभी दूर है। लोगों का, चाहे वो रिलीफ के लेवल पे हो, चाहे ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा पता चला कि कहीं न कहीं ऐसे घाटी में रह रहे हों या ऐसी जगह पे रह रहे हों जहां भारत सरकार का नहीं पहुंच पा रहा हो लाभ, तो कहीं ना कहीं किन्हीं न किन्हीं कारणों से लाभार्थियों तक खाद्यान्नों की अभी भी पहुंच जो है उस हिसाब से पहुंच नहीं पा रही। एक ये चुनौती है। स्थानीय स्तर पर जो राशन वितरित होता है, जो स्थानीय स्तर पर जो क्वांटिटी और क्वालिटी वाला फूड एफोर्डेबिलिटी के साथ, मतलब कम दाम में जो उपलब्ध करा जाता है, उसमें भी कालाबाजारी देखने को मिलती है। उसमें भी लोगों को खाद्यान्न की जितनी सीमा निर्धारित की गई वो नहीं मिलता, या फिर खाद्यान्न ये कहा जाता है कि अभी आया नहीं है, तो इस तरह कालाबाजारी देखने को मिलती है। तो इससे कहीं ना कहीं अभी भी ये बड़ी चुनौतियां हैं। और अगर आप भारत के सीएजी की रिपोर्ट को देखें तो उन्होंने कहा था, 2016 की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा था कि 49 लाभार्थियों की पहचान अब तक नहीं की जा चुकी जो रियल हैं। तो अभी भी लगभग, मतलब देश में देखा जाए तो कम से कम, अगर ये डाटा पुराना भी मान लिया जाए तो भी कम से कम 30-40% के आसपास लोगों तक अभी इस खाद्य सेवा सुरक्षा जो अधिनियम है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की पहुंच अभी सुनिश्चित नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी में जो इसके तहत जो खाना पहुंचता है, जो लोगों को दिया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं गुणवत्ता का भी असर देखने को मिलता है। तो इन चीज़ों का कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं।
और अगर आप देखेंगे तो स्टेट्स जो हैं, जो कई स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स ने भी बढ़कर इसमें भाग लिया। और भाग लेने का क्रम का मतलब ये है कि उन्होंने अपने यहाँ पर बहुत अच्छे से नीतियों को लागू किया। उन नीतियों में उन्होंने जो है 35 किलो राइस एट 1 किलो ग्राम है छत्तीसगढ़ में, केरला में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत एक बेहतरीन काम कर अपने लोगों को वहाँ से क्या किया कि पोषण युक्त भोजन देने का कार्य किया। तो ये कुल मिलाकर मैंने आपको स्टेट फूड कॉरपोरेशन पे मैंने बहुत क्लियरली आपको ये क्लियर किया कि स्टेट फूड कॉरपोरेशन जो है उसका जो स्रोत है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 है, एक चेयरपर्सन है और दूसरा जो है 5 मेंबर होते हैं। इनका एक ही काम होता है मॉनिटर करना और रिव्यू करना, देखरेख करना, और जो क्रियान्वयन है उसका क्या है उसको बार बार देखते रहना कि क्रियान्वयन में क्या क्या खामियां आ रही हैं राज्य के अंतर्गत, और उन खामियों से दूर करने के लिए फिर रास्ता निकालना कि ये खामियां कैसे दूर हो सकती हैं। और स्टेट फूड कमीशन जो है उसके लिए जो वित्तीय सहायता होगी वो केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती है। इतनी बातें मैंने आप तक पहुंचाई। अब हम लोग चलते हैं अपनी तीसरी न्यूज की तरफ, और तीसरे न्यूज बढ़ते हैं तो जो तीसरा न्यूज है उसकी तरफ बढ़ते हुए हम लोग चल रहे हैं पैसेज एक्सरसाइज की तरफ। और जो ये पैसेज एक्सरसाइज है इसमें हम लोग जो है क्रम में वाई न्यूज है, तो क्यों ये न्यूज में है थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पैसेज एक्सरसाइज है, देखिए हाल के दिनों में चूंकि आप देख रहे होंगे कि भारत सरकार जो है वो लगातार एक्सरसाइज जो है वो कर रही है, लगातार इन चीज़ों को एक्सरसाइजेस को बढ़ा रही है, इन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं चीज़ों को बढ़ा रही है, इन चीज़ों को इन चीज़ों को लगातार बढ़ा रही है। मैं 1 मिनट माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। चलते हैं हम लोग भारतीय नौसेना का देखा जाए तो अगर आप इधर देखेंगे हाल के दिनों में तो अभी जल्दी मालाबार एक्सरसाइज किया था भारत सरकार ने। भारत सरकार ने लगातार भारत सरकार एक्सरसाइज पे एक्सरसाइज कर रही है। तो इस एक्सरसाइज में एक नया एक्सरसाइज है जिसको पैसेज एक्सरसाइज या पैसेज अभ्यास कहा जाता है। ये पूर्वी हिंद महासागर के क्षेत्र में जो है ये एक्सरसाइज संपन्न हो रही है, और इस एक्सरसाइज में 2 लोग भाग ले रहे हैं, जिसमें एक जो है वो रशिया की नेवी है, मैं आपको बता देता हूँ रशिया की नेवी है, और दूसरी तरफ इंडियन नेवी है। रशिया की नेवी को अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो वहां पर रशिया की नेवी में महासागरी अगर देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें भाग ले रही हैं रशिया की नौसेना से, तो देखा जाए कि कहीं ना कहीं जो महासागरीय टैंकर है वहां पर जो सबमरीन है पनडुब्बी रोधी है उसको पॉन्टलेव कहा गया है, पॉन्टलेव है नाम, उसको पॉन्टलेव कहा गया है, उसका पॉन्टलेव नाम है। वहीं पे अगर 1 सेकंड बस होल्ड करिएगा प्लीज। गाइडेड मिसाइल इसमें शामिल हो रही हैं रशिया की तरफ से, जिस गाइडेड मिसाइल का नाम है वरयोग नाम है, ये शामिल हो रही है। और टैंकर भी शामिल हो रहा है जिसका नाम है वचेक, टैंकर भी शामिल हो रहा है, वचेक नाम है, टैंकर है, महासागरीय टैंकर है। ये रशिया की तरफ से शामिल हो रहा है इस पूर्वी हिंद महासागर में, जो नेवल एक्सरसाइज 4 और 5 तारीख को संपन्न हो रही है। वहीं इंडियन नेवी की तरफ से अगर देखा जाए तो गाइडेड मिसाइल जो इसमें शामिल हो रही है, जो गाइडेड मिसाइल है भारत सरकार की तरफ से, उस भारत सरकार की तरफ से जो गाइडेड मिसाइल है उसका नाम है शिवालिक शामिल हो रही है। और जो दूसरा है वो पनडुब्बी है, सबमरीन है, उसका नाम है कदमत है। अब ये जो है ये कदम भारत सरकार इन दोनों के बीच में नेवल एक्सरसाइज हो रही है, और इस नेवल एक्सरसाइज को लेके नौसेना का दिवस 4 नवंबर नौसेना दिवस मनाया जाता है। उसमें कल जो है जो प्रवक्ता थे प्रवक्ता महोदय ने जो है वो कहीं ना कहीं कहा कि जो भारतीय नौसेना है वो अपने मित्र विदेशी नौसेनाओं के साथ इस तरह के जो अभ्यास हैं वो लगातार कंडक्ट कराती रहती है, और इसे पैसेज अभ्यास का भी नाम दिया जाता है, जिसमें एक दूसरे के बंदरगाह पर भी लोग जाते हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो वॉर एक्सरसाइज करते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि नौसेना अपने सभी मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ इस तरह के अभ्यास जो है वो साझा करती रहती है। और गौर करने वाली बात यह है कि इसमें इस समय जब ये किया जा रहा है इस तरह के एक्सरसाइज अगर हम देखें
कि इस तरह के एक्सरसाइज का मीनिंग क्या है भारत के संदर्भ में। तो इस तरह के एक्सरसाइज जो हैं वो कहीं ना कहीं भारत सरकार का जो चाइना के साथ बढ़ता हुआ गतिरोध है, उस चाइना के साथ बढ़ते हुए गतिरोध को, चाहे वह लद्दाख क्षेत्र पे हो, चाहे वह अरुणाचल के क्षेत्र पे हो, चाहे वो जो है सिक्किम के क्षेत्रों पे हो, चाहे वो कहीं पे भी, तो उनको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं एक बढ़ता हुआ कदम है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको और भी अपडेट कर देना चाहता हूँ, एक सेकंड बस होल्ड करिएगा आप लोग। ये जो अभ्यास है कुल मिलाकर, इसका ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो एक ऑब्जेक्टिव तो मैंने, जो बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो चाइना का काउंटर पार्ट तैयार करना है, और इसीलिए अपने मित्र सहयोगी नौसेनाओं के साथ भारत सरकार लगातार इस तरह का प्रयास कर रही है। तो एक बड़ा हो गया। कहीं ना कहीं इस अभ्यास के साथ साथ जो नौसेना है वो पारस्परिकता बढ़ाना चाहती है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करना चाहती है, वो कहीं ना कहीं आपस में तालमेल बढ़ाना चाहती है, उसको बेहतर करना चाहती है, बेहतर कार्यप्रणाली का विकास करना चाहती है, अपने लिए भी, मतलब अपने लिए डेवलपमेंट चाहती है भारतीय नौसेना की, वो अपडेट रहे, और साथ में कहीं ना कहीं इस तरह के अभ्यास उसको मनोवैज्ञानिक बढ़त देते हैं अपने उन विरोधियों के खिलाफ जो विरोधी इस दिशा में काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रेंथनिंग करना, पारस्परिकता बढ़ाना, तालमेल को बेहतर करना और बेहतर कार्यप्रणाली पर काम करना एक बड़ा है। पासेक्स या इस तरह के जो भारत सरकार कर रही है वो रक्षा संबंधों को लेकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक विश्वास बहाली का कदम है, एक मजबूती का कदम है, और अपने मित्र राष्ट्रों से जो भारत है वो उसकी अपनी कहीं ना कहीं एक जो है वो आपस में मतलब एक विश्वास की स्थापना करने पर है। तो ये एक बहुत बड़ा है। इस अभ्यास में देखा जाए तो पनडुब्बी रोधी शामिल हो रही हैं, महासागरीय टैंकर शामिल हो रहे हैं, गाइडेड मिसाइल शामिल हो रही हैं। तो इससे हम क्या होगा, इससे हमारे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी। तो हथियारों का फायरिंग, नाविक कला का अभ्यास और हेलीकॉप्टर संचालन संबंधी शामिल है। और ये भारत सरकार का ऑब्जेक्टिव है, बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है। और छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स पे भी मैंने बात कर दी आपके लिए कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर भारत सरकार के हैं। इन ऑब्जेक्टिवों के बाद अगर हम देखें तो चूंकि बहुत सारे इधर इस बीच हुए हैं, तो इन अभ्यासों को अगर हम लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करें तो कुछ अभ्यासों की मैंने लिस्ट तैयार की है, जिन लिस्टों में मैंने नाम लिख दिया है। और ये अभ्यास नेचर ऑफ एक्सरसाइज कैसे होते हैं, क्योंकि लगातार अभ्यास बढ़ रहे हैं तो हो सकता है, चूंकि देखिए कई एग्जाम होते हैं, सीडीएस का है, सीपीएफ का है, अगर आप देखें कि यूपीएससी का है और यूपीपीसीएस का। तो इन एग्जाम्स में यूपीएससी में एक आध बार हो सकता है, एक दो बार हो सकता है, या लाइंस में आ सकता है, लेकिन सीडीएस सीपीएफ और इस तरह के जो यूपीपीएस पीसीएस है उनमें जो है वो काफ़ी आ जाता है। तो अगर हम देखें कि युद्ध अभ्यास किसके बीच में है, तो इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में आर्मी का एक्सरसाइज है। ये थोड़ा ध्यान देने के लिए तीन तरह के नेचर पे क्वेश्चन बनते हैं कि नेचर ऑफ एक्सरसाइज पूछेगा, युद्ध अभ्यास का नेचर ऑफ एक्सरसाइज क्या है, आर्मी है कि नेवल है कि एयरफोर्स है कि एयरफोर्स और नेवल है, इस तरह से आपको होगा। या पार्टिसिपेटिंग कंट्री पे पूछ सकता है, तो कुवेरिन होता है, इंडिया और मालदीव के बीच में आर्मी एक्सरसाइज है। आउसिंडेक्स है, अगर देखा जाए तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है, नेवल एक्सरसाइज है। मित्र शक्ति है तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, आर्मी एक्सरसाइज है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। मालाबार नेवल एक्सरसाइज है, इंडिया यूएस जापान के बीच में है, नेवल एक्सरसाइज है ये। मालाबार नेवल एक्सरसाइज इंडिया यूएस जापान इसमें शामिल होता है, नेवल एक्सरसाइज है। सुंदरबन मैत्री है, इंडिया और बांग्लादेश का है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इसमें ज्वाइन करती हैं इंडिया की, और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश का ज्वाइन करता है वहां पर। सूर्य किरण भारत का है, इंडिया और नेपाल इसमें शामिल होता है, आर्मी एक्सरसाइज है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप एक्स लेमेट 7 देखें तो इंडिया और सेशल्स का जॉइंट ट्रेनिंग सिस्टम है, और ये भी एक अपने आप में आर्मी एक्सरसाइज है। कब हो रहा है ये मत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आउटडेटेड है, लेकिन ये एक्सरसाइज आपको याद होना चाहिए, या आप याद का सेंस है कि आप ये देखते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सेडमेक्स है, ये सार्क देशों का है, अपना डिजास्टर मैनेजमेंट पे एक्सरसाइज है, एनडीआरएफ की पूरी टीम लगती है, और जितने सार्क समूह के देश हैं उन देशों के मध्य में कैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के समय हम काम रिस्पॉन्स कर सकें, उस पर पहले से ही एक एक्सरसाइज है। लिव वायर देखा जाए तो आईएफ का एनुअल एक्सरसाइज है, इंडियन एयरफोर्स अपने यहाँ करती है। हैंड इन हैंड देखा जाए तो ये चाइना के साथ है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आर्मी एक्सरसाइज है, इंडिया और चाइना का है। और स्लाइनेक्स अगर देखा जाए तो इंडिया और श्रीलंका का है, नेवल एक्सरसाइज है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंदिरा इंडिया और रशिया का है, इंदिरा आर्मी एक्सरसाइज है।
और संप्रीति जो है वो इंडिया और बांग्लादेश का आर्मी एक्सरसाइज है, मालाबार को आपने पढ़ ही रखा है। तो ये एक्सरसाइज की एक लिस्ट है, जिस एक्सरसाइज की लिस्टिंग को मैंने आपके लिए कर दिया है कि ये एक्सरसाइज की लिस्टिंग है। आज जो है इन एक्सरसाइज की लिस्टिंग को आप क्या करेंगे, आप लगातार इनको देखते रहेंगे और इनके देखने के क्रम में आपको ये समझ में आएगा कि जब आप इनको चीज़ों को लगातार देखते रहेंगे तो ये चीज़ें आत्मसात हो जाएंगी आपके अंदर जो है। आज जो है वो आज के लिए इतना ही है। कल से क्लासेस रेगुलरली आपको क्लासेस जो है वो मिलने लगेंगी, जो हम लोग पीआईबी पे करते हैं। जो ये 3 दिन का सेशन छूटा हुआ है उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ, और आने वाले समय में अब ये लगातार रेगुलर क्लासेस चलेंगी। जिन लोगों को मुझसे जुड़ना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे या मेरे उस पर, तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मैंने दे रखा है। और जिन लोगों को ये टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक है, जिन लोगों को भी कॉम्बैट का सेशन यूज़ करना है वो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि नहीं सर से पढ़ना है या सर के साथ आगे बढ़ना है, वो मेरा कोड यूज़ करके वहाँ जा सकते हैं। आप मेरा ऐप पे मुझे फ्री लाइव क्लासेस में आप सोसाइटी की क्लास मुझसे ले सकते हैं, जिस पे हम लोग अब बात करने जा रहे हैं कम्युनलिज्म पे, और उस क्लासेस को भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी लोगों को आज के लिए इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाएं मैं मुकुल देव दे रहा हूँ। आप लोगों का जीवन मंगलमय हो, मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना और कामना दोनों करता हूँ। धन्यवाद आप सभी लोगों को।